बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और इस वाले लेक्चर में हम लोग भारत के भूगोल जो चालू किया है उसको आगे बढ़ाएंगे। आज आप लोग डे 3 के टॉपिक पढ़ेंगे और डे 3 का जो टॉपिक है वो क्या है, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी और आपका ज्योग्राफिकल डिवीजन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे और इस पूरे टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन का नेचर है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चन हम इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल हम लोगों ने जिस तरह से देखा था रॉक और सॉइल, जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा अलग था और यहां पर क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा क्या होगा, अलग होता है, ठीक है। और खासकर अभी जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको कैसे पढ़ना है, मैप ओरिएंटेड पढ़ना है और कुछ फैक्ट जो जानने हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आप इसी तरीके से पढ़िए, मेंस के लिए पढ़ते बात अलग होता है कि वहां पर बहुत डिटेल में आपको लेकर चलता, क्लियर। और इसके साथ साथ जो हम लोगों ने उसके में लेक्चर में एक और चीज जोड़ा है क्या, कि हर दिन हम मैप का प्रैक्टिस करेंगे ताकि मैप के क्वेश्चन ना छूटे। तो कल जो मैंने मैप दिया था उसको पहले डिटेल करते हैं और आज के मैप की एंट्री में आपको लेक्चर के अंत में दूंगा। कल के मैप में हम लोगों ने क्या क्या देखा था पहले उसको देखते हैं। एक तरफ मैंने आपको झील दिए थे और कुछ बायोस्फीयर रिजर्व दिए थे, ठीक है। दोनों को पढ़ना कैसे है, आप लोग कई लोग मुझे मैप बनाकर सबमिट कर रहे हो, पर आप लोगों को सिर्फ मार्क नहीं करना है जगह को कि ये जगह यहाँ पर, ये जगह यहाँ पे। कुछ इंफॉर्मेशन भी लिखो उनके रिगार्डिंग कि क्या जरूरी है उसमें क्यों उस चीज को पूछा जा रहा है, क्यों आपको उसको एंट्री में दिया गया है, कुछ तो डिटेल करो। सिर्फ मार्क करके दोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो सबको ध्यान रखना। चलिए चालू करते हैं। पहले हम लोग झील को समझते हैं। सबसे पहले क्या है आपका, चिल्का झील। चिल्का झील कहां पर है आपका, उड़ीसा। उड़ीसा के तट पे यहां पर देखेंगे तो यहां पर आता है आपका चिल्का झील। और चिल्का झील की खासियत क्या है, थोड़ा सा और नीचे आएगा, ठीक है, इधर कहीं आएगा आपका चिल्का झील। चिल्का झील के आगे मैंने आपको क्या बताया था, भारत की ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। खारे पानी का झील सबसे बड़ा। और भारत में जितने भी रमसार वेटलैंड साइट आज बने हैं, आज जितने भी रमसार वेटलैंड साइट है, भारत का सबसे पहला रमसार वेटलैंड भी कौन था, चिल्का झील था। लेकिन आज के डेट में चिल्का एक रमसार वेटलैंड साइट नहीं है, ये याद रखना। पहला था सबसे, पर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा भारत में दिए गए झीलों में से कौन सा रमसार में नहीं आता, और चिल्का आप बोलोगे कि पक्का होगा, पर चिल्का नहीं है, आज के डेट में नहीं है। पर सबसे पहले चिल्का ही बना था, बाद में चिल्का प्राधिकरण बनाया गया, ठीक है, चिल्का डेवलपमेंट काउंसिल, और उसने क्या किया, चिल्का को रिवाइव किया। और आज चिल्का रमसार वेटलैंड साइट पे नहीं है। और रमसार साइट में उन झीलों को रखा जाता है या उस वेटलैंड को जो कि क्या होते हैं, जो खराब हो सकते हैं, जिनमें मतलब डाउनफॉल चल रहा है, जिनका जो क्या हो सकते हैं आगे चलकर वो पूरी के पूरे नष्ट हो सकते हैं, ऐसे को रखा जाता है, ठीक है। ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन और द डिग्रेडेशन जैसे वेटलैंड है उनको रखा गया है, ठीक है। तो प्लीज चिल्का नॉट इन द रमसार साइट, ये इसको अलग से लिख के रख लो, क्लियर। इसके बाद देखते हैं वुलर झील। वुलर झील, और इसके साथ साथ मैंने आपको एक और लिखवाया था डल झील। ये वुलर और डल दोनों कहां पर है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। वुलर और डल झील दोनों के दोनों ही जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में अगर देखते हैं आप वुलर और डल झील को, तो इसमें लिखेंगे जो वुलर झील है, ये वुलर झील क्या है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज वुलर लेक, ठीक है। और डल लेक वहीं पर है, जम्मू कश्मीर है, काफी सुंदर है। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा टूरिज्म के लिए एक बहुत ही फेमस जगह है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पोंगोंग सो। पोंगोंग सो जो झील है ये कहां पर है आपका, लद्दाख, ठीक है। इंडिया और चाइना का बॉर्डर बनाता है पोंगोंग सो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर अभी क्या हो रही थी, लड़ाई भी चल रही थी। तो पोंगोंग सो जो है वो क्या है, इंडिया चाइना का बॉर्डर पे है, लद्दाख पे, क्लियर। डल मैंने करा दिया आपको पहले ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेणुका ताल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उसमें इतना ज्यादा आपको कुछ जानना नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये कोलेरू। कोलेरू झील कृष्णा गोदावरी दोनों का जो डेल्टा है, ये क्या बना हुआ है, आपका डेल्टाई झील है, डेल्टा के द्वारा बनाया हुआ झील है एक कोलेरू। और किसके बीच आता है, कृष्णा और गोदावरी नदी, कृष्णा एंड गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का ये झील है जिसको बोलते हैं आपका कोलेरू झील। दो झील बनती है कृष्णा गोदावरी के पास, एक है कोलेरू, दूसरी है पुलिकट, ठीक है। तो जो कोलेरू झील है वो कहां पर है, आंध्र प्रदेश। ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश में आएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा और नीचे लेते हैं, गुजरात, ठीक है। तो ये कहां पर है आपका, आंध्र प्रदेश, कोलेरू, आंध्र प्रदेश। इसके बाद आपका कोलेरू को साथ साथ एक और मैंने आपको बाद में बताया होगा, पुलिकट। ये देखिए पुलिकट, पुलिकट क्या है, पुलिकट भी आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा में आता है। और ये कहां पर है, अगेन अगर पुलिकट को देखेंगे तो ये दो राज्यों के बीच बॉर्डर में है। तो पुलिकट झील आधा आता है तमिलनाडु में और आधा आता है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुलिकट झील किन दो राज्यों को टच करता है, पुलिकट लेक टचेस विच टू स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो आपका क्या होगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के बीच में है आपका पुलिकट। पुलिकट के बाद यहां लिखा है हरिके। हरिके कहां पर है आपका, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में, क्लियर। यहीं से चालू होता है आपका भाखरा नंगल। भाखरा नंगल डैम जो है वही हरिके के पास से आता है, क्लियर। पंजाब में आएगा आपका हरिके।
हरिके के बाद चंद्राताल, चंद्राताल भी आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। इसके बाद चलते हैं भोजताल, बहुत फेमस है ये भोज वेटलैंड या भोजताल जो बोलते हैं, ये कहाँ पर आपका? बीचों बीच मध्य प्रदेश में, ठीक है, भोपाल में, भोपाल में मध्य प्रदेश में जो ताल है उसका नाम क्या है? भोज, भोज वेटलैंड, ठीक है। भोज के बाद मैंने आपको नैनीताल, भीमताल बताया था, वो आप लोगों को सब पता ही होगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं वेम्बनाड। वेम्बनाड कहाँ पर है? ये वेम्बनाड यहाँ पर केरल में है, और वेम्बनाड में लिखेंगे डैश करके कि वेम्बनाड क्या है? ये एक बैक वाटर है, मतलब क्या होता है? छोटे छोटे लगून बनते हैं। लगून वो क्षेत्र है जहाँ पर समुद्र पानी कहाँ एंटर करता है? जमीन में, और वो उस जगह पे क्या होता है? एक झील सा बन जाता है, ठीक है। तो समुद्री पानी से बना हुआ झील जो बैक वाटर है, जो क्या है? खारे पानी, ठीक है। तो बैक वाटर लेक को क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं, KAYAL, कयाल का, ठीक है। तो आपको क्या होता है? कयाल बोलेंगे, और ये कहाँ मिलता है? कयाल केरला में। और वेम्बनाड क्या है? एक प्रकार का कयाल है, और कयाल एक तरह की झील होती है जो कि खारे पानी की झील है। कहाँ मिलती है? आपका सलाइन वाटर लेक है जो मिलता है केरला में, क्लियर। और उसका एक उदाहरण है आपका वेम्बनाड। वेम्बनाड के बाद यहाँ पर लिखा है कोडाई कनाल, ठीक है। कोडाई कनाल में अलग से लिख लीजिए कि कोडाई कनाल जो है ये किसमें है? पहली बात, ये मानव निर्मित है, प्रकृति से नहीं बना। प्रकृति से बनते हैं ना आधे से ज्यादा झील, प्रकृति खुद बनाएगी, पर कोडाई कनाल जो है ये क्या है? एक मानव निर्मित है, और मानव निर्मित होने के साथ साथ ये क्या है? कौन से पर्वत के ऊपर है? ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो कोडाई कनाल सिचुएटेड ऑन द पलनी हिल्स, पालनी हिल में आता है आपका कोडाई कनाल, और ये स्टार शेप में है, ठीक है। कोडाई कनाल का शेप क्या है? स्टार शेप है। किस हिल में आता है? पलनी हिल्स में आता है, और ये क्या है आपका? एक मानव निर्मित, मैन मेड है, ये इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आपका भीमताल, नैनीताल जर्नल है, आप लोगों ने सबको इसको किया, उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला लॉकटेक, ठीक है। लॉकटेक आता है मणिपुर, लॉकटेक मणिपुर। और लॉकटेक की खासियत क्या है? द ओनली फ्लोटिंग आपका क्या है? फ्लोटिंग आइलैंड, ठीक है। और आपका फ्लोटिंग आइलैंड मतलब फ्लोटिंग लेक, फ्लोटिंग लेक मतलब ऐसा बोलोगे कि लेक कैसे फ्लोट हो सकता है या फ्लोटिंग आइलैंड? तो इसमें देखो क्या है, जो पानी है, जैसे ये पानी पूरा, तो इसके ऊपर क्या है? बहुत सारे घास वास जैसे कुछ क्या हो गए हैं? उगे हुए हैं। और ये जो है ये क्या हो रहा है? जमीन से नहीं, आपका क्या होते हैं? ये तैरते रहते हैं, ये पानी के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते हैं, ठीक है। लॉकटेक, और इसीलिए ये जो तैरता हुआ ये जो दिख रहा है ना, आइलैंड जैसा रहेगा, पूरा का पूरा पानी और उसके ऊपर आइलैंड जैसा, पर वो आइलैंड पूरा का पूरा वहां पर ऐसा क्या हो रहा है? घूम रहा है। अगर आप इसको देखोगे वहां पर जाकर तो ऐसा लगेगा कि किस तरह से जमीन क्या हो रहा है? पानी के ऊपर घूम रहा है, वो दिखेगा वहां पर सीधा। ओनली फ्लोटिंग आइलैंड और फ्लोटिंग लेक बोल सकते हैं इसको, फ्लोटिंग लेक भी बोला जाता है, ठीक है। फ्लोटिंग लेक मतलब ये लेक के पानी को नहीं बोल रहे हैं, इस चीज को बोल रहे हैं जो उसके ऊपर फ्लोट हो रहा है, जो उसके ऊपर तैर रहा है, ठीक है। और इस तैरते हुए जो क्या बना है? ये घास और ये जो चीजों का जो दिख रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, इसको बोलते हैं फुमडीज। इसको क्या बोलते हैं? फुमडी, फुमडीज, ठीक है। और ये क्या हो रहा है? पानी में है, और पानी में क्या होगा? किसी चीज को ऊपर रख दोगे तो वो तैर रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है? उसके ऊपर तैर रहा है। तो ओनली फ्लोटिंग लेक ऑफ इंडिया, भारत का इकलौता जो क्या है? लेक जो कि क्या हो रहा है? फ्लोट हो रहा है वहां पर। और जो फ्लोट हो रही है चीजें, जो उसके ऊपर जो चीजें रखी जो घूम रही है, उसको बोलते हैं फुमडीज, ठीक है। और इसी फुमडीज के ऊपर क्या होता है? एक हिरन दौड़ता है। अब हिरन दौड़ेगा इसके ऊपर, तो हिरन क्या होगा? अगर दौड़ रहा है तो वो ऐसा सा उछकेगा, क्योंकि पानी के ऊपर है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक हिरन मिलता है जिसको बोलते हैं डांसिंग डियर, और उस डांसिंग डियर का नाम है संघाई डियर। तो यह भी पूछा जाता है कि मणिपुर का राष्ट्रीय पशु आपका क्या है? राजकीय पशु, द नेशनल एनिमल ऑफ मणिपुर, वो क्या है? संघाई डियर। संघाई डियर कहाँ मिलता है? यही मिलता है। तो याद रखना फुमडीज, और फुमडीज के ऊपर आपको क्या मिलेगा? संघाई डियर, संघाई हिरण, ठीक है। और संघाई हिरण जो है इसको क्या बोलते हैं? और डांसिंग डियर, ठीक है। दो चीज याद होगा यहां से। हमको देखो लॉकटेक से कितना इंफॉर्मेशन मिला कि पहली बात जो फ्लोट होता है तैरने वाला, दूसरा उस तैरते हुए चीज को क्या बोलते हैं? फुमडीज। उसके ऊपर कौन सा हिरन मिलता है? संघाई डियर, जो कि क्या वहां का एक जो संघाई डियर वो क्या है? उसको क्या एक और नाम से जानते हैं? डांसिंग डियर। और संघाई फेस्टिवल भी मनाते हैं वहां पर। अगर पूछेंगे भारत में कौन से राज्य में संघाई त्यौहार मनाया जाता है, तो कहाँ मनाते हैं? मणिपुर में मनाते हैं संघाई फेस्टिवल, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें एक और चीज याद रखेंगे, इसी लॉकटेक झील में, क्योंकि ये जो प्राकृतिक रूप से झील के ऊपर तैर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बनाया गया यहाँ पर? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। एक झील के ऊपर बना हुआ नेशनल पार्क का नाम क्या है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसी के ऊपर आपका क्या बना है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क,
ठीक है, ये सारा चीज लॉकटेक के ऊपर याद रखना। लॉकटेक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लॉकटेक आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, लॉकटेक झील। लॉकटेक झील के बाद आपका यहां पर क्या लिखा था मैंने, लोनार। लोनार कहां पर है आपका, महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र में लोनार, लोनार की खासियत क्या है कि भारत में ये लोनार झील जो है क्या है आपका, एक क्रेटर लेक है, ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ एक लेक है। ज्वालामुखी जब शांत हो गया, उसके ऊपर का जो एरिया था वहाँ पानी भर गए, वोल्केनो जब एक्सटिंक्ट हुआ और उस वोल्केनो के ऊपर वाटर से जमा होने से बना, उसको बोलते हैं लोनार लेक। ठीक है, ये देखो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, आपको लेक्चर को इन्फॉर्मेशन बेस्ड चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अब यहाँ पर लैंग्वेज के लिए मत जाना कि हिंदी इंग्लिश, आप सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन को गैदर करो और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करो, और जो समझने का पार्ट है वो डेफिनेटली आपको समझ आएगा। ठीक है, पर ये मैप वाला पार्ट था, तो ये क्या हुआ आपके भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट लेक थे। इसके साथ साथ और भी लेक्स हैं जो बहुत लोगों ने किए हैं। ठीक है, हम लोग फिर से वापस आएंगे झील को पढ़ेंगे, कहाँ पर, जब पढ़ेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी, वहाँ पर मैं फिर आपको कुछ लेक्स के बारे में बताऊंगा उनको, और इसको मिलाकर आपका एक भी क्वेश्चन इन झीलों के बाहर से फिर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे झील। झील के बाद चलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। लास्ट ईयर सीजीपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा गया, भारत का पहला नेशनल पार्क पूछा गया था शायद तक। ठीक है, जिसमें आपका आंसर क्या दिया गया था, वहां पर जिम कॉर्बेट, टाइगर रिजर्व में पूछा था, सॉरी। ठीक है, तो वहां पर आपका टाइगर रिजर्व स्कूल पूछा था, उसमें आंसर होता है जिम कॉर्बेट। क्लियर, तो जिम कॉर्बेट को पिछले साल पूछा था बायो आपका नेशनल पार्क में, इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा डेफिनेटली। अब वो जिम कॉर्बेट पूछा था, तो इस बार कुछ और पूछ सकता है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, पकड़ना पड़ेगा पीएससी के नेचर को कि कहां से क्वेश्चन उठा रहा है और किस तरह से पूछ रहा है। भले कि वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट है, भले कि वो क्या है, पर्यावरण का पार्ट है, हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण में, लेकिन इसको हम मैप में कर रहे हैं तो मैप क्लास में ही इसको कर लेते हैं ना, क्यों वहां पर जाके टाइम और हम लोग अपना सेव ना करें, टाइम सेव करने के मोड पे पढ़ना है। ठीक है, तो चलो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं और आपको एक एक बायोस्फीयर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे पहला बायोस्फीयर कोई रिजर्व बना था तो वो नीलगिरी था। कब बना, 1986 में। इंफॉर्मेशन नंबर 1 बायोस्फीयर रिजर्व में, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बना। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देखोगे तो यहाँ पर नीलगिरी हिल, और नीलगिरी हिल में आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 राज्यों के जहां पर मिलते हैं, 3 राज्य, वहीं पर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व या नीलगिरी पर्वत। ठीक है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और द नीलगिरी माउंटेन लाइज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट। वो 3 स्टेट कौन किस किस को छूता है, ये तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, ये तीनों पार्ट, तीनों को टच करेगा आपका नीलगिरी। ठीक है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका तीनों के ट्राई जंक्शन में है। ठीक है, इसी नीलगिरी में, इसी के अंदर लिखते चलिए, इसी नीलगिरी पर आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसी में आपका क्या आता है, शांत घाटी, साइलेंट वैली। केरला का साइलेंट वैली किस में आता है, इसी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। साइलेंट वैली ऑफ केरला लाइज इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके साथ साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में और क्या आता है आपका, कुछ और नेशनल पार्क, जैसे कि आपका क्या होगा, नागरहोल, नागरहोल। ठीक है, नागरहोल के साथ साथ वेनाड, वेनाड फिर केरला, वेनाड, नागरहोल, बांडीपुर, लिखेंगे वेनाड, नागरहोल, बांडीपुर, और उसके बाद शांत घाटी। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं आपका नंदा देवी, भारत का दूसरा जो बायोस्फीयर रिजर्व बना वो कब क्या बना, नंदा देवी। बाकी किसी का ईयर याद करने की जरूरत नहीं, बस एक का याद रखो, नीलगिरी का। ठीक है, नंदा देवी कहां पर है, उत्तराखंड, इसको क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी। ठीक है, उत्तराखंड, फूलों की घाटी। क्लियर, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा, नौकरेक। नौकरेक कहां पर है, नौकरेक है मेघालय। तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व भारत का नौकरेक, और नौकरेक कहां पर है, मेघालय पे है। ठीक है, चौथा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है आपका, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार कहां पर आएगा, अंडमान और निकोबार में आएगा आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसके बाद आपका आता है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार कहां पर, यहां पर तमिलनाडु। ठीक है, और गल्फ ऑफ मन्नार में लिखेंगे भारत का इकलौता समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, द ओनली मरीन बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज गल्फ ऑफ मन्नार। और गल्फ ऑफ मन्नार में हमको क्या मिलती है, समुद्री गाय सी काऊ, और सी काऊ को क्या बोलते हैं, डुगोंग। सी काऊ को क्या बोलते हैं, डुगोंग। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखना, सी काऊ या डुगोंग कहां मिलता है समुद्री गाय, गल्फ ऑफ मन्नार में। क्लियर, इसके बाद चलते हैं हम लोग मानस।
ठीक है। और मानस तो किस लिए फेमस है आपको पता ही है, एक सिंह का गेंडा, ठीक है, आपका वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए। और मानस कहां पर है आपका, मानस आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है असम में, ठीक है। और मानस बायोस्फीयर का नाम किस पे रखा गया, नदी पे, जो नदी मानस के बीचों बीच से बहती है, नदी का नाम क्या है, मानस रिवर, ठीक है। सो मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम। इसके बाद सुंदरबन, सुंदरबन बहुत फेमस, कहां पर है आपका, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में आएगा आपका सुंदरबन। और सुंदरबन जो है ये किस पे व्यवस्थित है, तो सुंदरबन जो है बायोस्फीयर रिजर्व ये आता है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा के ऊपर। और इसी सुंदरबन डेल्टा में, ये जो सुंदरबन का क्षेत्र है, यहाँ पर एक विशेष तरह की ट्री मिलती है, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्री इज फाउंड हियर, नेम सुंदरी ट्री। सुंदरबन में एक बहुत प्रसिद्ध ट्री मिलती है जिसका नाम क्या है, सुंदरी ट्री, और उसी सुंदरी के नाम पे इसका नाम रखा गया है सुंदरबन। दूसरी बात, सुंदरी ट्री क्या है, वो एक आपकी मैंग्रोव है। सुंदरी ट्री क्या है, एक तरह का मैंग्रोव है। और मैंग्रोव क्या होता है, वो वृक्ष होता है जो कि खारे पानी में उत्पन्न होता है। तो मैंग्रोव इज अ टाइप ऑफ ट्री विच हैज एडेप्टेशन टुवर्ड्स सलाइन वाटर, नमकीन पानी और सलाइन वाटर पे इसका एडेप्टेशन है, उसको बोलते हैं मैंग्रोव। पढ़ाऊंगा कैसा होता है जब हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है। इसमें एक विशेष तरह का क्या होता है, जड़ होता है जिसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स और अबिकामाइसिन। ये न्यूमेटोफोर और अबिकामाइसिन के कारण ही क्या होता है, मैंग्रोव्स नमकीन पानी वो देता है, ठीक है। अगला देखते हैं आपका सिमलीपाल। सिमलीपाल आपका कहां पर है, उड़ीसा, ठीक है। तो सिमलीपाल आपका कहां पर आएगा, उड़ीसा पे, इसको ध्यान रखिए, क्लियर, सिमलीपाल उड़ीसा। उसके बाद हम लोग चलते हैं दिब्रू सिखोवा, ठीक है। दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क ये कहां पर है, ये है भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व। द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज दिब्रू सिखोवा, क्लियर। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में आपका, सॉरी, दिब्रू सिखोवा आपका असम में, नॉट अरुणाचल प्रदेश, दिब्रू सिखोवा आपका असम में, और ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है, क्लियर। इसके बाद क्या आपका दिहांग दिबांग, क्लियर। अगला नेशनल पार्क का नाम क्या है, दिहांग दिबांग। और दिहांग दिबांग को देखेंगे तो वो कहां पर आता है आपका, असम, ठीक है। दिहांग दिबांग आपका असम। इसके नीचे पंचमढ़ी, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, ठीक है। ये पंचमढ़ी कहां पर आएगा आपका, मध्य प्रदेश, ठीक है। महादेव हिल, सतपुड़ा पर्वत के आपका पंचमढ़ी, क्लियर। अब ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि सतपुड़ा माउंटेन के ऊपर कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो पंचमढ़ी तो आपको एक दिख गया, और दूसरा कौन सा है आपका अचानक मार्ग अमरकंटक, क्योंकि मैकल किसका पार्ट है आपका, सतपुड़ा पर्वत का ही पार्ट है, ठीक है। तो सतपुड़ा माउंटेन का ही पार्ट है, क्लियर। तो पंचमढ़ी, पंचमढ़ी के बाद देखो यहां पर मैंने 3 को बॉक्स में रखा, भी समझाऊंगा ये तीनों को, पर पहले एक बार हम लोग उसको पहले मार्किंग कर लेते हैं। कंचनजंगा, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये बायोस्फीयर रिजर्व भारत में ही सिर्फ नहीं, ये भूटान में भी फैला हुआ है, ठीक है। और ये कहां पर आता है, सिक्किम। देखो बाकी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के अंदर ही है, पर इंडिया का बॉर्डर में और किसी और कंट्री में भी फैल रहा है, वो कौन सा आपका, कंचनजंगा, सिक्किम पे, यहां पर है भूटान के साथ बॉर्डर पे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद अगस्थामलाई, और अगस्त्यामलाई जो है वो कहां पर है, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। अगस्त्यामलाई लिखेंगे केरला एंड तमिलनाडु, दोनों राज्यों में आएगा, क्लियर। अगस्त्यामलाई के बाद जाएंगे अचानक मार्ग अमरकंटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये दो राज्यों वालों को याद रखना, कंफ्यूज हो गए नहीं तो। अचानक मार्ग अमरकंटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे इसको। इसके बाद रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ कहां पर आपका, गुजरात, ठीक है। सो गुजरात में आपका आएगा रन ऑफ कच्छ, क्लियर। तो रन ऑफ कच्छ आपका गुजरात। उसके बाद यहां पर आप लोग क्या करोगे, गलत करोगे हमेशा जब आपसे पूछा जाएगा कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, ठंडी मरुस्थली। तो कोल्ड डेजर्ट जगह अगर देखोगे तो उसको लद्दाख में पढ़ते हैं, पर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, वेट यहां पे है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला शेषाचलम हिल, ठीक है। अगला क्या है आपका, शेषाचलम हिल। चलिए अगला क्या है, शेषाचलम हिल्स। और शेषाचलम हिल कहां पर है, ये आपका आंध्र प्रदेश में आएगा, ठीक है, उसको भी ध्यान रखना। और सबसे लास्ट जो है, ठीक है, तो सबसे पुराना क्या है, नीलगिरी। सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, 2012 में बनाया गया है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व फिर से कहां पर आपका, मध्य प्रदेश,
ठीक है, तो ये थे भारत के कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व। पर मैंने आपको कहा था कि 18 को सिर्फ नहीं पढ़ना, 18 के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, MAB में आने वाले मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। MAB प्रोग्राम किसका है, यूनेस्को का, ठीक है, यूनेस्को का एक प्रोग्राम है MAB, और इसमें विश्व के सबसे इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व को रखा जाता है, जिसमें भारत के 11 बायोस्फीयर रिजर्व, देयर आर टोटल 11 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया विच आर पार्ट ऑफ MAB। भारत के टोटल 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि MAB प्रोग्राम के पार्ट है। और इसमें भी सबसे पहले जुड़ने वाला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था, वो भी आपका नीलगिरी। और नीलगिरी MAB प्रोग्राम में कब आया था, 2001 में। 2001 नीलगिरी बिकम द पार्ट ऑफ MAB प्रोग्राम। तो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो इसमें आया था वो भी कौन था, नीलगिरी, ठीक है। और जितने को मैंने बॉक्स में किया ये सारे MAB के हैं, ठीक है। तो नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार। इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट, आपका सुंदरबन, सिमलीपाल। इसके बाद देखेंगे पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्त्यमलाई, अमरकंटक और आपका, ठीक है। तो ये 11 जो हैं ये सारे के सारे किसमें आते हैं, आपके मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में। दूसरी बात यहां पर देखो, सबसे नया कौन सा जुड़ा है, तो सबसे नया जुड़ा है आपका कंचनजंगा सिक्किम का, जो कि 2018 में जुड़ा था, ठीक है। तो सबसे नया कौन सा बना है इसमें, 2018 में कंचनजंगा, और सबसे पहले क्या था, नीलगिरी, ठीक है। तो ये थे भारत के इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब वो क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, वो मैं आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लास में अच्छे से पढ़ाऊंगा, पर अभी के लिए आपको इतना इन्फॉर्मेशन याद रखना है। अब देखो, मैप शीट को बनाते हो तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर मार्क किए, पहला यहीं लिख दो चिल्का, ठीक है। चिल्का लिखने के बाद आप यहीं पर इंफॉर्मेशन को लिखो, सॉल्ट वाटर्स, भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट, ठीक है। तो आप इंफॉर्मेशन को यहीं पर अपने मैप में लिखो और उसको पढ़ना है। आप क्या कर रहे हो, यहां मार्क कर रहे हो, फिर पता नहीं इंफॉर्मेशन किसी और पेज में लिखोगे, फिर किसी थर्ड पेज में कुछ और लिखा होगा, यहीं लिख दो और उसी को बार बार आपका लिखा हुआ आप जरूर पढ़ पाओगे। इसको ध्यान रखना और इस तरह से आप बनाओ मैप शीट को, तब ये मैप शीट 10 दिन का मैप शीट आप उसको 15 से 25 मिनट के अंदर 10 दिन के बाद रिवीजन भी कर पाओगे और आपको वो सारा का सारा याद भी होगा। अभी 3 दिन को मिलाकर देखो, मैं ज़्यादा लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता, जो हमसे जुड़े हो और जिन लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ों को सबमिट किया है, आज से 3 दिन पहले हो सकता है आपको इनके बारे में बहुत सारे के बारे में पता हो, लेकिन आज आपको बिल्कुल 100% पता है ये इन्फॉर्मेशन। और लगभग हमने अभी तक कितना, 18 तो यही हो गए, 12-13 ये हैं, तो 20 तो कल ही हो गया था। और कुल मिलाकर अभी तक आपने कम से कम 40 से 45 एंट्री आपको याद हो चुकी है, ठीक है। अगस्त्यमलाई में एक और लाइन लिखना चाहेंगे तो पिन वैली, ठीक है, पिन घाटी, पिन वैली जो है वो कहाँ पर आता है, अगस्त्यमलाई के अंदर आता है, ठीक है, पिन वैली। देखो इसी तरह से पढ़ा जाता है कि आप क्या कर रहे हो। अब देखो आपको 40-50 एंट्री भी याद हो गया, आपका क्लास का इन्फॉर्मेशन भी याद हो गया, और टाइम कितना लग रहा है, बहुत कम, क्लियर। और ये नोट्स भी आपके बनते जा रहे हैं। सो प्लीज इसको कंटिन्यू रखना, बीच में कोई भी गैप नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। तो ये था आपका कल का जितना भी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो भी हम लोग कल मैप में देख रहे थे। अब चालू करते हैं डे 3 का लेक्चर, और डे 3 के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं ना आपका मेंस जैसा नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है, नहीं तो मेंस के लेक्चर होते हैं मेरे, एक एक चीज को मैं 3-3 दिन पढ़ा देता हूं, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा जाएंगे प्री ओरिएंटेड, और प्री में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हिसाब से ही पढ़ेंगे, क्लियर। क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है कि उसी तरह से हम पढ़ें जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम ट्रेस करते हुए अपनी पढ़ाई चालू करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से, क्लियर। चलो तो पूरा का पूरा इस चीज को ध्यान रखना, माइंड मैपिंग करना, और माइंड मैपिंग के साथ आपको हर एक चीज याद हो जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले कल हम लोग क्या पढ़े थे, चट्टान, कल हम लोग क्या पढ़े थे, चट्टान, ठीक है। नीचे से ऊपर सारे चट्टानों को एक बार व्यवस्थित करके देखते हैं, अरेंज करते हैं हम लोग सारे के सारे रॉक्स को नीचे से ऊपर, ठीक है। सबसे नीचे हमने क्या देखा था, आर्कियन, क्लियर। आर्कियन के ऊपर हम देखे थे धारवाड़, ठीक है। धारवाड़ के ऊपर आपका क्या था, कडप्पा, थोड़ा तेज चलेंगे मेरे साथ, जल्दी जल्दी, ठीक है। कडप्पा के ऊपर विंध्यन, कई लोग बोलते हैं सर लिख नहीं पा रहे हैं, अरे कैसे नहीं लिख पाओगे यार, हम खुद लिख रहे हैं यहाँ पर। विंध्यन के ऊपर आप देखोगे यहाँ पर क्या देखा था हमने, द्रविड़, द्रविड़ के ऊपर क्या था, दक्कन ट्रैप, सॉरी द्रविड़ के ऊपर था आपका गोंडवाना,
गोंडवाना के ऊपर आपका क्या था, डेक्कन ट्रैप, ठीक है। डेक्कन ट्रैप के ऊपर हमने वो देखे थे टर्शरी, और टर्शरी के ऊपर था आपका प्लिस्तोसीन, कल देखे थे ये सारे के सारे। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें से सीधा सीधा आपका सीजीपीएससी क्वेश्चन उठाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या उठाया है इसके हिसाब से अब मैं आपको बताता हूं। पहले इसको समझिए, फिर भारत को अलग से हम लोग दूसरे तरीके से समझेंगे। भारत की सबसे पुरानी जो भूमि है वो कौन सी भूमि है, तो भारत में सबसे पुरानी आपका देखोगे, क्योंकि एक चीज होता है आपका भूमि और दूसरा होता है आपका टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति, तो भारत की सबसे पुरानी स्थलाकृति पूछता है, फिजिकल डिवीजन पूछता है, ठीक है। तो वो फिजिकल डिवीजन जो लैंड फॉर्म है वो किससे बना है, आपका धारवाड़ चट्टान से बना है और आपका धारवाड़ रॉक से बना है, जिसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट फिजिकल यूनिट क्या होगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू। द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, पहला इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद ऊपर चलते हैं धीरे धीरे, ठीक है। इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू को अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो इसी धारवाड़ चट्टान के ऊपर, पेनिनसुलर प्लेट्यू के ऊपर दो आपको माउंटेन दिखेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा कैसे, ठीक है। तो एक है आपका अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन, और एक है आपका ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट अपने आप में पूर्णतः एक माउंटेन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पूछा जाता है कि इंडिया का सबसे पुराना माउंटेन कौन सा है, वो क्या है आपका अरावली माउंटेन। द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया इज अरावली माउंटेन। इसके ऊपर चलते हैं हम लोग कडप्पा, ठीक है। और ये जो कडप्पा है, ठीक है, इस कडप्पा के समय में क्या हुआ, इस कडप्पा के टाइम पे हम लोग देखेंगे तो यहां पर हमारे बेसिन का निर्माण हुआ। क्यों, क्योंकि रॉक को काटेंगे और वहां पर क्या होता है, नदी उस जगह को पूरा का पूरा क्षेत्र में क्या करती है, बेसिन या मैदान, ठीक है, प्लेन एरिया का फॉर्म करती है। और जहां पर कडप्पा में देखेंगे तो कडप्पा से कौन सा मैदान बना, छत्तीसगढ़ बेसिन, और साथ ही साथ आपका क्या बनेगा यहां पर, बिजावर बेसिन बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर चलते हैं हम लोग, क्या देखेंगे, विंध्यन। और विंध्यन में क्या हुआ, यही बेसिन जो हैं, इन्हीं बेसिन, ये बेसिन में क्या हुआ, दबाव बढ़ा और दबाव के कारण इस समय आपके क्या हुए, यही बेसिन में जो क्या थे, गाद जमा थे, जो क्या था, डिपोजिशन था, जो सेडिमेंट्स था, वो सेडिमेंट अपलिफ्ट हुआ और उससे हमारे इंडिया में नए माउंटेन बने, ठीक है। और विंध्यन टाइम पे देखेंगे तो हमारे पास दो नए माउंटेन बनेंगे। विंध्यन से थोड़ा पहले कडप्पा के अंत में बनेगा सतपुड़ा, और सतपुड़ा के बाद आपका बनेगा विंध्यन। क्रम याद रहेगा ना अगर पूछ देगा तो, ठीक है। ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट माउंटेन, तो सबसे पुराना अरावली, फिर ईस्टर्न घाट दिखेगा, यहाँ पर सतपुड़ा, यहाँ पर विंध्यन। ईस्टर्न घाट क्या है, अपने आप में एक माउंटेन नहीं है तो उसको उसमें इंक्लूड नहीं करा जाता, ठीक है। ईस्टर्न घाट और अरावली का लगभग एज सेम है, पर ईस्टर्न घाट अपने आप में पूर्णतः एक माउंटेन नहीं होता, नॉट अ कंप्लीट माउंटेन इन इटसेल्फ। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होता है, अरावली, उसके बाद सतपुड़ा, फिर उसके बाद विंध्यन माउंटेन, क्लियर। इसके बाद आपका द्रविड़ के टाइम पे कुछ भी चीज नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है आपका गोंडवाना, और गोंडवाना में आपका क्या बना है, इस समय बना है आपके बहुत सारे नदी घाटी का निर्माण हुआ, और उसी के नदी घाटी के आसपास आपका क्या बना, कोल फील्ड। तो नदी घाटी में कौन कौन सा आएगा, दामोदर, ठीक है, दामोदर नदी घाटी। दामोदर के साथ साथ इसमें और किसका निर्माण होगा, दामोदर का तो हो गया, दामोदर के साथ नर्मदा घाटी, नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी के साथ साथ गोदावरी घाटी, गोदावरी वैली, ठीक है। गोदावरी के साथ साथ यहां पर अगर देखोगे तो क्या है, महानदी वैली, महानदी घाटी, ठीक है। इसके साथ साथ सोन घाटी, सोन वैली, और ये सारे के सारे क्या भारत के कोयले के क्षेत्र हैं, ठीक है। गोदावरी, नर्मदा, दामोदर, महानदी, सोन, इसके साथ साथ वर्धा वैली, वर्धा घाटी, क्लियर। तो इस समय क्या हुआ, सारे के सारे नदी घाटियों का निर्माण हुआ। नदी घाटियों के बाद देखेंगे तो आपका यहां पर क्या आ रहा है, अगला पेज है आपका दक्कन ट्रैप, और इसी समय क्या हुआ था, दक्कन लावा, और आपका साथ ही साथ क्या हुआ, दक्कन का पठार, ठीक है। जो आपका दक्कन लावा देखेंगे तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है आपके प्रायद्वीपीय पठार से, क्लियर। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार अगर देखेंगे, अगर आप देखते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मेड फ्रॉम धारवाड़ रॉक्स। ऑन द अदर हैंड डेक्कन ट्रैप से जो बना हुआ है आपका उस रीजन, वो किससे बना है, डेक्कन लावा से। डेक्कन प्लेट्यू नहीं, डेक्कन ट्रैप बोल रहा हूं यहां पर, डेक्कन लावा, दक्कन का पठार नहीं बोला है मैंने, ठीक है। तो डेक्कन ट्रैप बोल रहे हैं, क्लियर। तो दक्कन ट्रैप वो अलग है और दक्कन का प्लेट्यू अलग है, दोनों अलग अलग चीजें, अभी समझेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं ऊपर टर्सरी, ठीक है। टर्सरी को देखेंगे तो इस टर्सरी चट्टानों से किसका निर्माण हुआ है, हिमालय माउंटेन,
हिमालय माउंटेन, ठीक है। तो हिमालय माउंटेन कहाँ से बना है आपका? टर्शरी में। क्लियर? तो सबसे नवीन माउंटेन कौन सा है अगर देखा जाए तो वो क्या है? हिमालय, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है आपका? प्लिस्टोसिन। प्लिस्टोसिन में आपका बताया था कि मिट्टी मिलती है करेवा। अच्छा, अब आप लोगों के मन में ख्याल आएगा या क्वेश्चन उठना चाहिए, अगर आप लोग पढ़े हैं पहले ज्योग्राफी तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर फिजिकल डिवीजन जब हम लोग भारत का पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 प्रमुख को देखा जाता है। वैसे है तो 5-6 पे, लेकिन हम लोग 3 प्रमुख पढ़ते हैं और वो 3 इंपॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन क्या आता है? उत्तर का महान मैदान, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार, डेक्कन प्लेट्यू और आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, और तीसरा आपका आता है हिमालयज माउंटेन, द ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ। तो उत्तर का मैदान कहाँ गया आपके लेक्चर में? वो तो गायब दिख रहा है। मैंने तो यहाँ पर हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन आपको बता दिया बना, मैंने आपको बता दिया पेनिनसुलर प्लेट्यू बता दिया, लेकिन हमारा जो है नॉर्दर्न प्लेन वो कहाँ पे गायब हो गया? तो इसकी जानकारी तब आपको समझ आएगी जब हम लोग पढ़ेंगे हिमालयस। इसलिए बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ऐसे पढ़ना नहीं है कि आपका क्वेश्चन बनाना है हमको, वो भी हमारे को उद्देश्य होना चाहिए कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो। अगर नॉर्दर्न प्लेन यहाँ पर आपके ऑप्शन में आ जाता तो आप क्या करते? इस बॉक्स को देख के जाते और बोलते यहाँ तो दिख ही नहीं रहा था और कंफ्यूज होते एग्जाम पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से इंफॉर्मेशन लो फैक्ट, लेकिन फैक्ट को समझना भी होना चाहिए आपके पास। और फैक्ट की समझ तब होगी जब आप क्या करोगे? लेक्चर लगाओगे, 2-4 लोग एडमिशन भी लोगे, हमको पैसे भी दोगे। ऐसा नहीं है, आप बुक से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये छोड़ा जा जोक्स अपार्ट, आप बिल्कुल देख सकते हैं, जो लेक्चर है आप ऐसे भी देख सकते हैं। क्लियर? तो चलो देखते हैं इसको। यहाँ से क्या है? आर्कियन टू प्लिस्टोसिन, और इसके अंदर मैंने आपको सारे का सारा इन्फॉर्मेशन दिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये सारे को हम लोग देख लिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन देख लो आप लोग, क्वेश्चन सुनो। सबसे पुराना लैंडमास पेनिनसुलर प्लेट्यू, सबसे नया हिमालय, सबसे पुराना माउंटेन अरावली, सबसे नया माउंटेन हिमालय, ठीक है। ये वैली लोग हैं जो, इन वैलियों का निर्माण कब हुआ? गोंडवाना काल में। द कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया किस एज के हैं पूछता है, तो इंडियन कोल फील्ड मोस्टली किस एज के हैं? गोंडवाना के। और कुछ जो आपके एंथ्रासाइट कोल हैं वो आपके टर्शरी एज के भी हैं। पर अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है कि कोल फील्ड भारत के किस एज के, तो आप गोंडवाना लगा के आना, आंसर सही होगा, ठीक है। इसके बाद आपका सतपुड़ा और विंध्या में पहले कौन सा बना है? तो आपका सतपुड़ा बना है, उसके बाद विंध्यन बना है। ये हो जाएगा, समझ के चलूँ मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन सबको देखते हैं ये बने कैसे। थोड़ा बात करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना आपको एग्जाम के लिए ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा है कि आपको चट्टान से ही सब कुछ पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। पूरा का पूरा इतिहास पढ़ा दूंगी सिर्फ और सिर्फ चट्टान के दम पे, ठीक है। चट्टान समझ गया, पूरा का पूरा आपका ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा उसी से। पर ठीक है, फिर भी आपको पढ़ना है करके पढ़ा देते हैं। चलिए देखते हैं, जो आज हम लोग इंडिया का एक नक्शा देखते हैं वो नक्शा बना कैसे, ठीक है। 5 मिनट लूंगा मैं सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं लूंगा, और आपको पूरा का पूरा समझा रहा हूँ। देखो पहले क्या था, इस तरह से आपकी पृथ्वी है, ठीक है। और ये पृथ्वी में जो क्या थे? लैंड मास थे, जो लैंड है, ठीक है। जो पृथ्वी के अंदर जो भू है, वो भू क्या था? सारा का सारा एक साथ जुड़े हुए थे। ये सारे के सारे एक साथ क्या हुए? जुड़े हुए हैं। ये जुड़ाव उसके साथ जो बना है इसको क्या बोलते हैं? पेंजिया, ठीक है। और पूरा नहीं बताऊंगा मैं आपको, कुछ चीजें यहां से बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको आधी चीजें पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और ये पेंजिया एक समय पे क्या हुआ? ये टूटा और टूट के इसके 2 हिस्से हो गए। क्लियर? जो ऊपर का हिस्सा था इसको क्या बोलते हैं? अंगारा भूमि, ठीक है, अंगारा लैंड। और जो नीचे का हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? गोंडवाना भूमि। गोंडवाना चट्टान अलग है और ये गोंडवाना भूमि अलग है, ये याद रखना, ठीक है। गोंडवाना लैंड, इस पूरे लैंड को बोलते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब हुआ क्या? अब ये मानो कि ये पूरा का पूरा जो है इसकी बात हो रही है, यहां पर है, ठीक है। ऊपर वाला क्षेत्र अंगारा है, नीचे वाला क्षेत्र गोंडवाना है। आते हैं गोंडवाना को देखते हैं। ये मान लेते हैं हमारा क्या है? गोंडवाना है, ठीक है। और अंगारा को भी क्या हो गया था? अलग अलग हिस्सों में अंगारा टूट गया, और अंगारा का एक वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, जो उत्तर का पार्ट है, अगर विश्व का मैप देखोगे तो उत्तर में यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे साउथ अमेरिका, यहाँ पर क्या आएगा? यूरोप। यूरोप के बाद क्या होगा? यहाँ पर पूरा का पूरा एशिया वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर छोटा सा आपका मिडिल ईस्ट दिखेगा। नीचे वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर साउथ अमेरिका, ठीक है। वहाँ और ऊपर में क्या आपका? नॉर्थ अमेरिका है। नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर क्या है? साउथ अमेरिका। यहाँ पर क्या आएगा आपका? अफ्रीका। अफ्रीका के साथ साथ उस समय यहाँ पर इंडिया था, और इधर क्या आपका? ऑस्ट्रेलिया। कुछ इस तरह से व्यवस्थित मैप को देखना अच्छे से कि दक्षिण में कौन कौन सा आता है और ऊपर में कौन कौन सा आता है, तो समझ आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्या था, ये भूमि में अलग अलग हिस्से थे। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन आते थे?
ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत जिस भूमि का हिस्सा है उसमें और कौन कौन से आपके कॉन्टिनेंट आते थे, कौन कौन से महाद्वीप आते थे जिस महाद्वीप में आपका भारत था। तो गोंडवाना लैंड के पार्ट में कौन कौन आएगा, पहली बात सबसे पहले यहाँ पर साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। और साउथ अमेरिका के जितने भी कंट्री हैं वो सारे आएंगे, चाहे वो कंट्री का नाम हो अर्जेंटीना, चाहे वो ब्राज़ील हो, इक्वाडोर हो, पेरू हो, चिली हो, कोलंबिया हो, आपका कोई भी कंट्री हो, ठीक है। हॉन्डुरास, इक्वाडोर, सारा का सारा वहाँ पर डाल दो। आपको वैसे एक्चुअल में एग्जाम पूछता नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डील करता हूँ, लेकिन ये चीज़ को पूछता है, ठीक है। इंडिया जिस लैंड का पार्ट था उस लैंड का पार्ट और कौन कौन है। तो गोंडवाना लैंड पहली बात भारत की भूमि का है, गोंडवाना भूमि से हुआ उत्पन्न, क्वेश्चन आ चुका है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया CGPSC, गोंडवाना भूमि। और भारत जिस गोंडवाना भूमि का पार्ट है उसमें कौन कौन आते थे, अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका और उसके जितने भी टोटल 54 कंट्रीज हैं अफ्रीका में, वो सारे के सारे यहां पर आएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ इंडिया, क्लियर, और आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सारे किसके हिस्से हैं, गोंडवाना भूमि के। इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये इन लोग भी क्या हुए, आपस में टूटकर छोटे छोटे बिखर गए, और बिखरने के बाद क्या हुआ, इसमें से हमारा भारत कुछ इस तरह से दिखा। अब भारत यहां पर है, और भारत ने क्या किया, इधर से जाके गए हैं और हम लोग क्या किए, यूरोप से टकराए हैं, यूरेशिया से टकराए हैं। तो हम किस दिशा में मूव किए हैं, तो पूछता है भारत किस दिशा में क्या हो रहा था, उसका प्रस्थान था किस दिशा में, आपका इंडिया इज मूविंग इन विच डायरेक्शन। जब वो एक गोंडवाना लैंड का पार्ट था और वो किस डायरेक्शन में मूव करते हुए आया और आज प्रेजेंट इंडिया के लिए बढ़ा, तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, नॉर्थ, उत्तर, और दूसरा पूर्व, नॉर्थ ईस्टर्न। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, सीडीएस के एग्जाम में इसको पूछा गया था, और CGPSC में भी इसको आने का बिल्कुल चांस है, ठीक है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी को आपके मेंस में पूरी तरीके से आप क्या किया गया है, डाल दिया गया है, क्लियर। तो ये क्या था, इंडिया किस डायरेक्शन में मूव करता है, नॉर्थ ईस्ट में, और इंडिया जब यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो इसी जर्नी को बोलते हैं कि भारत का जो वर्तमान हम लोग मैप देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो भारत था वो क्या था, 3 भागों में इस तरह से टूटा हुआ था। भारत में भी ऐसे क्या थे, 3 हिस्से थे। ये ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं अरावली, अरावली लघु द्वीप, अरावली प्रोटोकॉन्टिनेंट, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं सिंहभूम प्रोटो कॉन्टिनेंट, लघु द्वीप, और ये जो होगा इसको बोलते हैं धारवाड़ प्रोटो कॉन्टिनेंट। इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो किन 3 पठारों को मिलकर या किस 3 से मिलकर बना हुआ है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बाय अरावली प्रोटोकॉन्टिनेंट, सिंहभूम प्रोटोकॉन्टिनेंट और धारवाड़, ये तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, ये जो है इसी को बोलते हैं हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू या प्रायद्वीपीय पठार। पेनिनसुलर प्लेट्यू या प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडिया का किस किस ओल्ड लैंडमास से बना है, तो 3 लैंडमास का नाम क्या था, अरावली प्रोटोकॉन्टिनेंट, सिंहभूम और धारवाड़। और अभी देखते हैं इसी प्रायद्वीपीय पठार में इसके और हिस्से को भी इसी में से आप समझ सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, क्लियर। तो यहीं पर हम लोग पहले देखते हैं आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू की स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर आगे जाएंगे, क्लियर, आगे जाएंगे तो मैंने आपको पहले ही क्रम बता दिया। तो इसी जमीन के ऊपर और क्या बनेगा अभी, इसके बाद बनेगा आपका छत्तीसगढ़ बेसिन, बनेगा बिजावर बेसिन, ठीक है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैं आपको ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ छत्तीसगढ़ बेसिन, बिजावर बेसिन। ये जो भूमि कहाँ पहुँच गई है, वहाँ पहुँच गई है। और उसी के बाद वहाँ पर क्या बना है, सतपुड़ा और अरावली, इनके जो गाद उठे तो उसी गाद से क्या बना, सतपुड़ा और अरावली। उस जो आपका डिपोजिशन था उसी डिपोजिशन में जब कंप्रेशन हुआ वो उठे तो उससे क्या बना, सतपुड़ा और अरावली। नहीं पूछता है सब चीज़ों को, आपका जो पूछेगा वो क्रम को ही पूछेगा, ठीक है, जो सीक्वेंस को उसको याद रखना। सतपुड़ा अरावली के बाद ये लैंड जो है अब यहाँ पर पहुँच गया, अब ये क्या हो रहा है और ऊपर जा रहा है। सतपुड़ा अरावली के बाद हम लोगों ने वहाँ पर क्या देखा, जितने भी क्या बने, नदी घाटी, रिवर वैली, भारत के जो इंपॉर्टेंट है। रिवर वैली कैसे बने,
क्योंकि वहां पर क्या होता है, जमीन टूट गई और उसको क्या हो गई, जमीन धंस गई, मतलब वहां पर एक भ्रंश बन गया, रिफ्टिंग हो गई। रिफ्टिंग मतलब क्या होता है, भ्रंश घाटी। तो वहां पर रिफ्टिंग हुआ, रिफ्टिंग होने के कारण जमीन धंस गई और उस जमीन में क्या बहने लगी, नदी। ठीक है, तो रिफ्टिंग हुआ और रिफ्टिंग के कारण क्या बना, वहां पर रिवर वैली बना। ठीक है, जो मैंने आपको सारे बताया। और सारे रिवर वैली में आपका क्या है, अलग अलग जगह पे कोयले का खान है। ठीक है, तो जैसे कि दामोदर, दामोदर में कौन कौन सा कोयले का खान मिलेगा, रानीगंज और आपका बोकारो। ठीक है, नर्मदा में देखेंगे तो इस तरह से सब जगह आपको क्या मिलेगा, अलग अलग कोयले का खान मिलेगा। इसके बाद और ऊपर चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्या था, दक्कन ट्रैप। कल बताया था दक्कन ट्रैप यहाँ पर जब जा रहा था तो रीयूनियन हॉट स्पॉट थे छोटा सा, और उसके ऊपर से निकलता गया और कैसे धीरे धीरे दक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप और दक्कन ट्रैप के बाद हम देख रहे थे ये आ गया आपका टर्शरी एज। और इस समय ये जो भारत का जो चट्टान है, ये जो भारत है, ये यहाँ पर ही पहुँचा है। तो ये भारत क्या हुआ और इन दोनों बिल्कुल पास में आ गए। ठीक है, और इन दोनों लैंड के बीच में यहां पर क्या था, एक सागर था जिसका नाम क्या था, तेथिस सी। इसका नाम क्या था, तेथिस सी। और बाद में भारत जाकर इस तेथिस सी से टकरा। अब तेथिस सी के नीचे का जो गाद था वो धीरे धीरे ये दोनों के पास आने से वो गाद क्या हुआ, धीरे धीरे उठता गया और उठते हुए आपका क्या बना, हिमालय पर्वत। ठीक है, तो ये जो चीज जो दबा हुआ है इसी को क्या बोलते हैं, ये जो हिस्सा देखो ऐसा कुछ है और ये जो बीच का धंसा हुआ हिस्सा है इसको ही बोला जाता है सिंक्लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिंक्लाइन। ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगा एग्जाम में, लेकिन एक आपकी थ्योरी दी गई है सिंक्लाइन थ्योरी, कैसे हिमालय फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो सिंक्लाइन थ्योरी किसके फॉर्मेशन के लिए है, हिमालय के। कल जो आप लोगों ने टेस्ट दिया है शायद वहां पर आंसर क्या लिखा हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन नहीं होगा, उसका आंसर क्या होगा, हिमालय होगा। ठीक है, उसको ठीक कर लेना। चलिए, इसके बाद क्या होगा, यहां से ये टकराए और इससे क्या हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो हिमालय में सबसे पहले आपका क्या बना, पहले हिमालय में बना आपका जो है ट्रांस हिमालय। हिमालय के जो पहले के हिमालय हैं उसको क्या बुलाता है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद क्या बना, वहां पर ग्रेट हिमालय। ठीक है, तो ये और पास जा रहा है, ट्रांस हिमालय के बाद ये और पास गया ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद और पास गया तो उससे आपका क्या बना, ठीक है, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय। और जब मध्य हिमालय बना था तो क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या हुए, जुड़ गए। तो जब ये दोनों जुड़ गए तो शिवालिक कब बना, तो देखो क्या हुआ, कुछ इस तरह से। अब क्या हुआ, ये मानते हैं क्या है, यूरेशिया प्लेट है। ठीक है, वो यूरेशिया वाला जो भूमि है, और ये क्या होगा आपका इंडियन प्लेट जो भारत की भूमि है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, पहले महान हिमालय बन गया, सॉरी आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद यहाँ क्या बना, महान हिमालय। महान के बाद यहाँ क्या बन गया, लघु हिमालय। तो ये वाला जो हिस्सा है, जो हिमालय के ये नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, नदी निकली यहाँ से हिमालय से और यहाँ पर आई। और इस जगह से जब नदी बहकर नीचे आ रही थी तो उसने क्या किया, यहाँ पर जो रिवर्स दैट आर फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालयाज, वो नीचे की ओर जब डाउनफॉल हो रहा था तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, काफ़ी ज़्यादा इरोजन किया, वहाँ पर बहुत अपर्दन किया, इरोजन किया, और इरोजन करके अपने गाद को यहाँ लाकर एकत्रित कर दिया। और इसी गाद से जब ये पूरा का पूरा एकत्रित हुआ तो इसी से क्या बना आपका, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, उत्तर का महान मैदान। ठीक है, तो ये तीनों हिमालय के बाद आपका क्या बना है, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, उत्तर का महान मैदान, वो यहाँ पर बना। ठीक है, और ये जो छोटा सा ये गड्ढा है इसको क्या बोलते हैं, फोर डीप। इसको क्या बोलते हैं, फोर डीप। क्लियर, एग्जाम में नहीं पूछेगा, अगर आपको रखना होगा तो आप लिख के रख सकते हैं फोर डीप। फोर डीप मतलब जिस जगह पे पूरा का पूरा गाद जमा हुआ, जिससे आपका ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया बना। ठीक है, तो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया किसके बाद बना, मिडिल हिमालय के बाद। और बाद में जो इसमें गाद जमा हुआ था, और क्योंकि भारत का भूमि अभी भी क्या हो रहा है, खिसक रहा है उसके नीचे, तो इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो नदी के गाद थे वो भी क्या हुए, उठे, और उसके उठने से आपका क्या बना, शिवालिक माउंटेन। क्या बना, शिवालिक पर्वत। समझ आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि हिमालय पर्वत नदी के गादों से बना है कि समुद्री गादों से बना है। Whether the Himalaya mountain is formed by the fluvial process or the fluvial sediment or the marine sediment, तो क्या होगा, दोनों से बना है। ठीक है, ऊपर के 3 हिमालय किससे बने हैं, ये बने हैं आपके मरीन सेडिमेंट, समुद्री गादों से, और जो नीचे वाला हिमालय है ये शिवालिक, ये किससे बना है, फ्लूवियल सेडिमेंट मतलब नदी के गाद से। ठीक है, तो समुद्र और नदी दोनों के गाद से बना हुआ है।
यहां तक क्लियर हुआ। इसीलिए क्वेश्चन में जब पूछा गया कि भारत की सबसे नवीनतम द यंगेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या होता है? हिमालय होता है, क्योंकि शिवालिक लास्ट में बना है, नहीं तो आपका क्या होता? ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन में वो ऐसा दे दे ऑप्शन कि भारत की सबसे नई लैंडफॉर्म, द न्यूएस्ट लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इज ट्रांस ग्रेट मिडिल और इसको चारों को, तब आपका क्या होगा? नॉर्दर्न प्लेन होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस को याद रखना कि किस तरह से ये चीजें हुई और ये चीजें बनी भारत में। ठीक है, इसी के आधार पे ये जो जितने सारे चीज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसी को देखते हुए क्या किया गया? इंडिया के फिजिकल डिवीजन पे और बताया गया कि इंडिया में कितने प्रकार के फिजिकल डिवीजन में इंडिया टूटता है। ठीक है, तो अब हम लोग एंटर करते हैं अपना ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए फिजिकल डिवीजन के टॉपिक को। यहाँ तक से जितना भी था क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन हो गए 2016, 17, 18 और 19। आप देखोगे हर दूसरे साल क्या पूछा गया? इसी में से पूछा गया कौन सा नया है, कौन सा पुराना है, कब बना। अगर आप इस सीक्वेंस को समझेंगे, डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखना। चलिए अब देखते हैं हम लोग वेरियस फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग जो क्या है फिजिकल डिवीजन है उसको देखते हैं। तो इंडिया में अगर देखेंगे तो फिजिकल डिवीजन के आधार पे अपने को क्या क्या पढ़ना होता है? हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय के बाद जो दूसरा है वो क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। चलिए इनके एज के हिसाब से आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? पेनिनसुलर प्लेट्यू, हिमालय पर्वत और उत्तर का महान मैदान ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। क्लियर? इसके साथ साथ द्वीप समूह, ठीक है, आइलैंड ग्रुप्स, आइलैंड ग्रुप के साथ साथ और क्या आता है आपका? मरुस्थली, डेजर्ट, डेजर्ट के बाद अगर देखेंगे तो आपका क्या आएगा? पेनिनसुलर, हिमालय, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, आइलैंड ग्रुप, डेजर्ट, और डेजर्ट के बाद देखेंगे तो कोस्टल लैंड। ठीक है, तट जो आपके क्या भारत के तट हैं, ठीक है, तो उसमें देखेंगे कोस्टल लैंड, कोस्ट ऑफ इंडिया। क्लियर? तो इनको मुख्य रूप से आपको पढ़ना है। कई जगह पे वो क्या करते हैं? ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट को अलग से लिखते हैं, लेकिन उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से आपको एक व्यवस्थित रूप में मैप के थ्रू ही पढ़ाऊंगा। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में लेकर चल रहा हूँ, लेकिन आपको मैं सिर्फ और सिर्फ मैप से पढ़ाऊंगा अभी यहाँ पे, क्योंकि मैप बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा गया है। और इसको पढ़ने के बाद जो आप जिस भी बुक से रीड कर रहे हैं वहाँ से आप कंटेंट रीड करेंगे, मैप को यहाँ से अच्छे से समझिए। मैप में मैं आपको सारा का सारा क्या करूँगा? यहाँ पर डिटेल दूंगा, और आज आपका मैप वर्क में यही चीज़ को अच्छे से आपको करना भी होगा। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं इन सारे चीज़ों को। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग, चलो प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ लेते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू और प्रायद्वीपीय पठार, सीजीपीएससी के लिए क्या यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको ट्रेस करते हुए हम क्या करेंगे? स्टडी को अपना यहाँ से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें, प्रायद्वीपीय पठार की, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है? पहला, भारत की सबसे पुरानी भूमि, ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, सबसे पुराना लैंड मास क्या है भारत का? यही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन प्रायद्वीपीय पठार से, मुख्यतः यहाँ पर किस तरह के चट्टान मिलते हैं और किससे बना है? तो ये मेनली किससे बना हुआ है? धारवाड़ रॉक से। ज्यादा इंफॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना, बस यहाँ जितना लिखा है उसको याद रखते चलो। ठीक है, ओल्डेस्ट लैंड मास, दूसरा धारवाड़ रॉक। सबसे ज्यादा खनिज भारत के कहाँ पे मिलता है? तो आपका क्या होगा? पेनिनसुलर प्लेट्यू। मैक्सिमम मिनरल यहाँ पर मिलेगा, जितने भी वो है। क्लियर? इंडिया की सबसे हार्ड रॉक कहां पर मिलती है? तो ये इसी में मिलेगी। ठीक है, टेबल लैंड किसको बोलते हैं? टेबल लैंड मतलब क्या है? वो वहां पर आपका ना तो भूकंप आने का संभावना सबसे कम है, और टेबल लैंड मतलब क्या हुआ? आपका समतल भूमि के जैसा दिखता है। ठीक है, तो आपका जो पठारी क्षेत्र है पेनिनसुलर, आपका क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र पेनिनसुलर प्लेट्यू का, वो क्या है? एक समतल भूमि है, और इसीलिए इसको ये भी क्या ही बोलते हैं? टेबल लैंड भी बोलते हैं, टेबल लैंड प्लेट्यू। क्लियर? तो ये तो इसके बारे में जनरल था। अब दूसरा देखते हैं इसको किस तरह से व्यवस्थित किया गया है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के कौन कौन से पार्ट हैं?
ठीक है, कुछ पर्वत आएंगे इसके ऊपर, अभी देखते हैं कौन कौन से आएंगे मैप बनाकर। ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन आपके प्रायद्वीपीय पठार में आते हैं और कहाँ कहाँ पर व्यवस्थित है। आपको क्या पढ़ना है कि माउंटेन आते कहाँ हैं और इसमें उसका एक्सटेंशन को देखना, मतलब किस किस राज्यों में विस्तार है या किस राज्य में आते हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, द हाईएस्ट पीक ऑफ दैट पर्टिकुलर माउंटेन, वो देखेंगे। पर्वत के बाद हम लोग जाएंगे देखने के लिए कि इस पठार में और कितने छोटे पठार हैं। ठीक है, तो प्लेट्यूज, ये एक हिस्सा है लेकिन उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्यू में इसको तोड़ा गया है। ठीक है, तो उसके अलग अलग प्लेट्यू को देखेंगे और उसमें माउंटेन को देखेंगे। ये दो ही चीज़ है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। ठीक है, चलो तो इनको पहले मैप के थ्रू हम लोग समझते हैं, जितना जरूरत है उतना ही मैप को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडिया। क्लियर, ऐसे जनरल सा मैंने बना दिया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसमें कौन कौन से पर्वत आते हैं। पहला अरावली, इसका बॉर्डर बनाएगा। ठीक है, तो इसका बॉर्डर कहां से बनेगा। ठीक है, ये एक और चीज में रखना है, कैसा है आपका ट्रायंगल शेप का है। ठीक है, उल्टा ट्रायंगल होगा ऐसा। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है प्रायद्वीपीय पठार, वो क्या है, उसका शेप क्या है, आकार अगर देखेंगे तो ये क्या है, ट्रायंगल। एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये किसका हिस्सा है अगर पूछेंगे तो गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि का। इसके साथ साथ अगर हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू किसको मिलाकर बनता है, तो 3 प्रोटोकॉन्टिनेंट कौन कौन से थे, अरावली, धारवाड़ और सिंहभूम। इतना इंफॉर्मेशन याद है। देखो अब यहां पर क्या है, अरावली पर्वत, अरावली के साथ साथ इसका जो बॉर्डर में आएंगे अरावली, अरावली के साथ साथ इस तरफ आएगा विंध्यन। ठीक है, विंध्यन के बाद देखेंगे इसमें सतपुड़ा, सतपुड़ा के साथ साथ यहां पर सतमाला, अजंता। ठीक है, इसके बाद पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के साथ साथ हम लोग यहां पर देखेंगे हरिश्चंद्र। पढ़ाऊंगा सारा का सारा कौन कौन सा कहां पर है, और दूसरे तरीके से भी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट में, ईस्टर्न घाट में हम लोगों को क्या क्या देखना है, ईस्टर्न घाट में हम देखेंगे कि वहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये मुख्यतः इतने पर्वत यहां पर किस में दिखेंगे, माउंटेन पे दिखेंगे। और मेघालय का प्लेट्यू देखेंगे जहां पर, क्योंकि इसका पार्ट है मेघालय का प्लेट्यू भी, और वहां पर आएगा आपका गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, पिछले साल खासी से एक क्वेश्चन पूछा कि चेरापूंजी हिल किस जगह पे आता है, किस पर्वत पे है, तो चेरापूंजी किस पर्वत में होगा आपका, चेरापूंजी, मौसिन ग्राम, दोनों के दोनों खासी पे। वो क्यों होगा अभी आप समझेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहां पर सबसे पहली बात अरावली। ठीक है, तो अरावली पर्वत कहां से कहां तक है आपका, गुजरात। लिखते चलिए, मैं बनाते हुए मैं बोलते जा रहा हूं, आप लिखते चलिए। आपका अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। उसका लास्ट पॉइंट क्या है दिल्ली में, दिल्ली रिज। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, दिल्ली रिज। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। क्लियर, तो अरावली का अरावली पर्वत कहां से कहां तक एक्सटेंस है, गुजरात से दिल्ली तक, और उसका अंतिम पॉइंट क्या है आपका, दिल्ली रिज। पहली बात। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन, अरावली माउंटेन। ठीक है, तो इसी अरावली से 2 नदी निकलती है। एक नदी इधर की ओर निकलेगी, इसका नाम क्या है, माही, और दूसरी नदी राजस्थान की ओर जाएगी, उसका नाम है लूनी। तो यहां से 2 नदी निकलती है, लूनी और माही। क्लियर, तो इनको भी याद रखेंगे। सॉरी, लूनी और साबरमती लिखिए, माही मत लिखिए आप, साबरमती। क्लियर, 2 चीज। तीसरी बात, अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है, ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है आपका, अरावली है। क्लियर, इसके बाद देखेंगे अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। अरावली, द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली इज गुरु शिखर पीक। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम लोग अरावली में और बात करें तो अरावली में देखो सबसे क्या हो रहा है, गुरु शिखर पीक। और अरावली में एक बहुत फेमस जगह है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि माउंट आबू किस माउंटेन में आता है, जैसे कि सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो माउंट आबू कहां पर है आपके, अरावली में। तो अरावली में आपका और क्या है, माउंट आबू। और इस माउंट आबू फेमस है आपका जैनिज्म के लिए, वहां पर क्या है, जैन तीर्थंकर, और वहां पर जैन का टूरिज्म स्पॉट है, माउंट आबू। ये सारे इंफॉर्मेशन को लिखते चलिए। सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, ज्योग्राफी को ट्रेस कर रहे हैं हम लोग, जैसा सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया ऐसे ही पूछेगा कि माउंट आबू किस पर्वत के ऊपर आता है। इंफॉर्मेशन है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं है वो नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो गुरु शिखर पर्वत, माउंट आबू, यहां पर साबरमती, लूनी, दिल्ली रिज, और ये क्या था आपका, अरावली पर्वत। क्लियर, इसके बाद एक और चीज लिख सकते हैं, लिखना चाहेंगे तो आपका जो राजस्थान है, राजस्थान में वर्षा
इसलिए नहीं होती है क्योंकि अरावली जो है, देखो यहाँ से क्या होगी, मानसून की हवाएं आएंगी और सीधी निकल जाएंगी। तो मानसून की हवाएं और अरावली दोनों क्या है, पैरेलल ओरिएंटेशन है। बिकॉज ऑफ द पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ अरावली, राजस्थान डज नॉट रिसीव द मानसूनल रेनफॉल। ठीक है, राजस्थान में मानसूनी वर्षा इसलिए नहीं होती क्योंकि जिस तरह से आपका क्या है, अरावली जिस तरह से विस्तार है उसका सीधा सीधा वो किससे होती है, आपकी मानसूनी हवाओं से, पैरेलल है वो दोनों, इसलिए वहां पर नहीं होता। ठीक है, ये हो गया आपका अरावली पर्वत। क्लियर। अरावली पर्वत के बाद चलते हैं हम लोग विंध्यन। ठीक है, विंध्यन पर्वत, विंध्यन को देखेंगे तो यहाँ पर मालवा का जो पठार आएगा, मालवा के पठार के पास से यहाँ से थोड़ा ऊपर, ठीक है, यहाँ से विस्तार इसका चालू होगा और कहीं इधर तक जाएगा विंध्यन, और विंध्यन का ही एक पार्ट यहाँ पर बनेगा छत्तीसगढ़ के थोड़ा सा ऊपर आप देखोगे कैमूर पर्वत। तो विंध्यन का एक्सटेंशन यहाँ से कैमूर, और कैमूर के बाद छोटा नागपुर पठार में जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपका छोटा नागपुर का प्लेट्यू आएगा, और छोटा नागपुर के ऊपर अगर देखेंगे कि आप क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका छोटा नागपुर आता है, और छोटा नागपुर के ऊपर यहाँ पर राजमहल हिल। ठीक है, तो आपका क्या होगा, विंध्यन माउंटेन, इसी का हिस्सा है कैमूर, और कैमूर के साथ साथ इसका हिस्सा क्या है, राजमहल हिल। ये विंध्यन माउंटेन के 3 हिस्से हैं, ईस्ट टू वेस्ट, उसको याद रखना तीनों को। इसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन, विंध्यन माउंटेन का हाईएस्ट पीक कौन सा है? आधे लोग कमेंट करिए बिना बुक देखे, बिना कुछ देखे, सबके सब गलत, आधे लोग को विंध्यन का पता ही नहीं होता। विंध्यन माउंटेन की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, गुडविल पीक, यानी कि सद्भावना पीक। सद्भावना पीक किसकी हाईएस्ट पीक है, विंध्यन की। शायद कई लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, इसी में निपटोगे। विंध्यन माउंटेन की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, सद्भावना पीक या गुडविल पीक। ठीक है, दूसरी बात, विंध्यन माउंटेन को क्या बोला जाता है, दक्षिण का प्रवेश करने के लिए, मतलब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड कौन करता है, मानते हैं विंध्यन माउंटेन। तो लिखो, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्यन पर्वत। नॉर्थ इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम साउथ इंडिया बाय विंध्यन माउंटेन। और इसीलिए अगर इसमें कोई दर्रा होगा, इसमें अगर कोई पास होगा, माउंटेन पास, तो वो बहुत फेमस हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या बोल सकते हैं, एंट्री ऑफ सदर्न इंडिया। दक्षिण पथ का अभियान सुना है बहुत बार कि जाते थे तो यहीं से जाते थे, और इसी विंध्यन पर्वत के ऊपर आपका यहाँ पर देखेंगे तो क्या आता है, असीरगढ़ पास, असीरगढ़। लिखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अभी करवाऊंगा मैं आपको, आपके जितने भी दर्रे हैं आज। ठीक है, तो असीरगढ़, और ये था आपका विंध्यन पर्वत। ठीक है, तो विंध्यन के ऊपर का पार्ट, यहाँ पर जो हिस्से बन रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरे पर्वत की ओर बढ़ते हैं, सतपुड़ा। ठीक है, और सतपुड़ा के साथ साथ ये 2 पर्वत और भी लगते हैं। एक्चुअल में वो सतपुड़ा का हिस्सा ही है, लेकिन कई के बुकों में उसको हिस्सा नहीं बताता, अलग बताते हैं। ठीक है, तो ये 2 आएंगे आपका कौन सा, सतमाला और अजंता। ठीक है, सतमाला अजंता ये कहाँ पर है आपका, ये नीचे यहाँ पर महाराष्ट्र के पास दिखेगा, यहाँ पर सतमाला, इसके साथ साथ अजंता, और इसी अजंता में क्या है आपकी प्रसिद्ध अजंता की गुफा, अजंता और सतमाला, अजंता सतमाला। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे तो हिस्से हैं, लेकिन कई की बुकों में नहीं लिखा था, इसलिए मैं उसको अलग से भी आपको लिख दिया, वैसे है उसी के पार्ट। ठीक है, अब सतपुड़ा का जो 3 प्रमुख हिस्से में माना जाएगा, तो अजंता, सतमाला, यहां पर आएगा राजपीपला। ठीक है, अजंता, सतमाला, राजपीपला, इसके नीचे यहां पर है आपका गवेलगढ़, और गवेलगढ़ के ऊपर यहाँ पर आपका आएगा मध्य प्रदेश में महादेव हिल, और महादेव हिल के बाद छत्तीसगढ़ में यहाँ पर मैकल। ठीक है, तो लिखेंगे अजंता, सॉरी आपका क्या है, आपका क्या होगा, सबसे पहले ये वाला कौन सा है, अजंता, अजंता के बगल में सतमाला, सतमाला के बगल में राजपीपला, राजपीपला के बगल में यहाँ पर क्या है, गवेलगढ़, गवेलगढ़ के बाद यहाँ पर क्या है, महादेव, और महादेव के बाद यहाँ पर क्या है, मैकल। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे क्या हो गए, सतपुड़ा। और इसको याद कैसे रखना है आपको, एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, इसको आप क्या करोगे, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट पढ़ के जाओगे। उत्तर से पूर्व और पूर्व से आपका, सॉरी उत्तर से पूर्व नहीं, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व, इसको व्यवस्थित क्रम में याद रखना। लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश पीसीएस जाके बुक खोलो, दिखेगा ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट। मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को ट्रेस करना सीखिए। जब ट्रेस करना सीखेंगे तो आपको अपने आप एग्जाम इजी दिखने लगेगा। ठीक है, तो अजंता, अजंता में क्या है, अजंता की गुफा है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसके बारे में पूरा। बुद्धिस्ट केव है, और बुद्धिस्ट के संबंधित वहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, सतमाला इतना कोई खास नहीं दिखेगा यहाँ से। राजपीपला, गवेलगढ़, महादेव, मैकल, ये चारों को ट्रू क्या बोला जाता है, ट्रू रूप में अगर देखेंगे तो ये क्या आपका सतमाल, आपका सतपुड़ा माउंटेन है, बट पूरा का पूरा ही सतपुड़ा का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद आप ये याद रखिए, यहाँ पर महादेव हिल, ये वाला। ठीक है, क्योंकि महादेव हिल में सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक क्या है, आप पॉज करके इसका आंसर बताएंगे मेरे को। ठीक है,
और उसी में आपका क्या व्यवस्थित है, पंचमढ़ी। तो इसी महादेव में आपका क्या आता है, पंचमढ़ी आता है, ठीक है। और जो सबसे ऊंची चोटी है वो अपने आप से वहाँ पर लिख लेना, वहीं पर रखेगा, वहाँ पर क्या है आपका पंचमढ़ी, ठीक है। उसके बाद ये मैकल रेंज, और ये मैकल रेंज आपके छत्तीसगढ़ में लगता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सीजीपीएससी के प्री में मैकल से क्वेश्चन दिखेगा। और क्वेश्चन के संबंधित आपको एक और चीज वहाँ दिखेगा कि छत्तीसगढ़ का इकलौता बायोस्फीयर रिजर्व अचानक मार्ग अमरकंटक इसी मैकल श्रृंखलाओं में बना हुआ है, मतलब आपका किसमें है, सतपुड़ा माउंटेन का पार्ट है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा याद रखना सतपुड़ा माउंटेन के लिए। इसके बाद पश्चिम घाट, यहीं से अगर देखोगे ये क्या है,